वो तो नहीं आ रही ना, वो एक ही लेक्चर नहीं आई, उसके बाद वाला लेक्चर उसको नहीं पढ़ना है क्या? कंटिन्यू नहीं करना है? वो आपके साथ नहीं है? आपके साथ दोनों सेम सेक्शन में हो? अच्छा हाँ, स्कूल तो अलग है। ओके ओके। वो वहाँ की ना रामशेठ था, मतलब ये 2 एग्जाम तो अभी 3 जुलाई में। रामशेठ के बच्चे आते हैं ना। लास्ट लेक्चर बेटा हम लोगों ने ये किया था, डायरी बैग पढ़ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर 1 घंटे के टाइम में क्या बोलूँ, 1 घंटे में क्वेश्चन आंसर जितना होगा करेंगे, नहीं तो तातारा व अमीरों में शुरू करने का सोच रही थी। ग्रामर में आपका 2 हो गया ना, 2 टॉपिक हो गया, अनुच्छेद और पत्र हो गया। अनुच्छेद तो नहीं, पदबंध हुआ है, वाक्य भेद हुआ है और अनुच्छेद हुआ है। वाक्य भेद नहीं हुआ, दूसरे जगह का याद आ जाता है। चलो, वाक्य भेद नहीं हुआ है। हाँ हाँ, दोनों हाँ हाँ। कनिका, लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? आदित्य, लास्ट लेक्चर क्या हुआ बेटा? डायरी पन्ना के क्वेश्चन आंसर्स कराए और लेसन। क्वेश्चन आंसर हुआ था, शुरू हुआ था? हाँ मैम, बस 2 ही हुए। अच्छा, 2 क्वेश्चन आंसर भी हो गए बेटा? वो मैं आप नहीं मैम, बस 2 ही हुए। क्या मैम, बस 2 ही हुए। मैं वही मैं बोल रही हूँ, 2 क्वेश्चन हो गया है। हाँ मैम। ठीक है, मुझे याद था सिर्फ रीडिंग हुई है। चलो मैं आप लोगों को जल्दी से वो समरी टाइप का उसका बता देती हूँ।
उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखो। बाद में जब कभी भी नहीं समझ आएगा, मतलब खुद से रीड करना नहीं समझ आएगा, तो मैं बाद में देखती हूँ कि कभी करा दूंगी। उसमें क्या है बेटा, डायरी का एक पन्ना जो है, उस पाठ के लेखक है सीताराम सेक्सरिया। पाठ के लेखक जो है सीताराम सेक्सरिया है। वो फ्रीडम फाइटर्स जो अपने थे, सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम सुना है ना। और उस समय के जो भी लोग थे उनके साथ ये भी रहते थे, उन्हीं के साथ काम करते थे। कई बार जेल भी इनको जाने का हुआ। और बाद में इनकी एक आदत थी डायरी लिखने की। किसकी? लेखक की आदत थी डायरी लिखने की। डायरी बहुत लोग लिखते हैं, तो वो भी लिखते थे। उनका क्या था, डेली का रूटीन था, डेली का डेली डायरी लिखते थे। तो उसी डायरी का एक ये जो चैप्टर है, उसी डायरी के एक दिन की एक कहानी उसमें जो थी वही इसमें बताया गया है। इसीलिए इस पाठ का नाम डायरी का एक पन्ना पड़ा है। ठीक है। इस पाठ में किस चीज के बारे में बताया गया? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। हिंदी में 1987। 1900। कनिका आवाज क्लियर नहीं। नो 57 नहीं। बताइए, आप लोग बताइए, हिंदी नहीं पता। 1947, 1940। हाँ 1947, 47 को हिंदी में 47 बोलते हैं। आजाद हुआ था। लेकिन उस देश की आजादी के लिए शुरुआत कब से लोगों ने किया था? 1930 से ही। 1930 से ही उन्होंने शुरू किया। और जो कलकत्ता वाले थे उन लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। तो उनके लिए ये हुआ कि वो अपने में ही अपना मतलब से मतलब रखते हैं, देश के लिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं। उसी चीज को वो लोग करने के लिए 1931 में सेम डे 26 जनवरी 1931 को उन लोगों ने फिर से उसी चीज की पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति मतलब दोहराया। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो उसी चीज को उन लोगों ने दोहराया। और कलकत्ता वासियों ने क्या किया कि सिर्फ जेंट्स ही नहीं, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ली, हिस्सा ली। और उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ उसके प्रचार के लिए ही 2000 रुपए लगाए गए। सबको, जितने भी कार्यकर्ता थे सबको बोला गया कि इसको अपना कार्य समझकर करिए, पूरी मेहनत और लगन के साथ करिए। और वहां पर मोन्यूमेंट, एक स्मारक का नाम था, वहां पर था कि मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा, घोषणा पढ़ी जाएगी। तो ऐसा किया गया। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर थे उनका कहना था कि कोई भी 4-6 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे, नहीं तो वो अमुक अमुक धारा के अंतर्गत पकड़े जाएंगे। अमुक अमुक धारा मतलब आपको एक्ट पता है ना? एक्ट हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एक्ट करके। अरे ये लॉ में होता है ना, इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत। तो वही उन्होंने कहा है कि अमुक अमुक धारा मतलब अलग अलग धारा के अंतर्गत लोग पकड़े जाएंगे, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा काउंसिल की नोटिस क्या थी कि 4:24 पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और स्मारक के नीचे, मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और घोषणा पढ़ी जाएगी। ये एक तरह का खुला चैलेंज था कि एक तरफ पुलिस कमिश्नर मना कर रही है, दूसरी तरफ काउंसिल वाले बोल रहे हैं कि करेंगे। फिर वो लोगों ने किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि सारे हर जगह चौराहे पर इकट्ठा होकर और पूरे जगह शहर में गाड़ी घुमा रहे थे कि कोई कहीं पर इकट्ठा ना हो, कोई कुछ कर ना पाए, झंडा न फहरा पाए। और लेकिन फिर भी महिलाएं भी निकली थी। इसमें बेटा चैप्टर में काफी कुछ है कि कई बार जो कई लोगों ने जुलूस निकाला तो अलग अलग जगह पर पुलिस ने जुलूस को रोक लिया। और फिर एक जगह पर आदमियों को मारा भी गया, वहां पर लोग लहूलुहान भी हुए। और फिर महिलाएं क्या की, वो दूसरे रास्ते से जाकर उन्होंने स्मारक पर झंडा भी फहराया, घोषणा भी पढ़ी। और फिर लेडीजों को भी पकड़ लिया गया, 105 महिलाओं को लॉकअप में डाल दिया गया। डॉक्टर दास गुप्ता करते थे, वो मरीजों की सेवा भी कर रहे थे, मतलब उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, फोटो भी उतरवा रहे थे। और फोटो क्यों उतरवा रहे थे? ताकि बाद में पता चले कि किस तरह से लोगों ने किया था और कैसा कैसा क्या हुआ था, वो सब जानकारी के लिए। ये इस चैप्टर में सारा बताया गया है। आप खुद से रीड करोगे तो समझ में आएगा। जो मेन था वो मैंने बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग बेटा नोटबुक निकालो, लिख लो, और फिर जो नहीं रहेगा बाद में हम लोग करेंगे। देखो कोशिश आप लोग करो कि एक भी लेक्चर मिस मत करो, ठीक है? 1 ही घंटे की बेटा बात रहती है। और 1 घंटा अगर आप लोग, वैसे तो 1 ही घंटा है, लेकिन 1 घंटा अगर मिस किया तो आपका पूरा एक चैप्टर लॉस हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है, नहीं पढ़ पाते।
मैं जो करा चुकी हूँ वो आप लोगों को टिक लगवा दूंगी, आप लोग कर लेना बाद में, ठीक है। इसमें ये आदित्य मैंने पहला वाला कराया था ना, और उसके बाद कौन सा 26 वाला दोनों कराया था, या एक लोग अपने अपने मकानों पर सार्वजनिक वाला भी कराया था? दोनों। कौन सा दोनों बेटा? 26 जनवरी का दोनों था? मैम पहला वाला प्रश्न कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी वो वाला, और हाँ, और दूसरा दूसरा वाला 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने। हाँ, बनाने के लिए। क्या देख रहे हो बेटा आप लोग? हाँ। किसी का नाम है क्या अपने जान पहचान का? वही देख रहे थे। वो बाद में देख लेना, आपके पास ही सोए थे। सुबह ढूंढे करेंगे तो बोर्ड में भी ढूंढे करेंगे। टिकट करूंगी, चलेगा अभी? हाँ चलो लिखो, जो डिफिकल्ट लगेगा वो वर्ड में बता दूंगी बेटा। इसमें से आप लोग सबसे पहले लिख लो कि उसका पहला क्वेश्चन का पहला, होमवर्क में लिखो का पहला और फिर ख का पहला। ये मैंने करा दिया है, वो आप लोगों को करना रहेगा। पेज नंबर बेटा आपकी बुक का दूसरा होगा। आप सिर्फ ये लिखो कि 20 इसमें का नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि कौन सा। अच्छा पेज नंबर, आदित्य ये वॉल्यूम का पेज नंबर बताओ जरा। मैम मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है? अनिका वॉल्यूम का पेज नंबर बताइए। 1 minute मैम। क्या बेटा? चलो एक बार यहाँ से देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये वाला रहेगा, इसके बाद ये वाला पहला खा का पहला 25 खो का पहला खो का पहला यस, का पहला और खा का पहला, इतना डाल लो। का पहला खा का पहला डाल लो तो याद समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पुलिस कमिश्नर। आगे का क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अनिका आदित्य आगे का क्वेश्चन लिखो, उसके आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, या कुछ भी डालो, मैं नहीं डाल रही, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, आप लोग 1 डाल लो, या जैसा आपको समझ में आ रहा है। पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? ये नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? ठीक है, क्या अंतर था अभी आप लिखेंगे इसको। अनिका क्वेश्चन लिख लिया? आदित्य? हाँ मैम। हाँ ओके बेटा, आंसर लिखिए। हाँ हाँ अनिका आदित्य आप लोग उसमें ग्रुप में हो ना? हाँ मैम। आपने होमवर्क भी भेजा क्या? शायद हाँ मैम। नहीं भेजा। तो ये आज जो मैं करा रही हूँ ना, फिलहाल अभी तो मेरे पास थोड़ा, लेकिन आप लोग भेजो, ग्रुप में भेजो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वो करेक्ट करके भेजूंगी, और फिर मैं बताऊंगी कि आपको किस चीज में सुधार करना है। अनिका आप भी, ठीक है। मैंने मैंने लास्ट वाला देखा भेजा था है। आप दोनों, हाँ मैंने देखा था आप दोनों का नंबर है उसमें, तो आप लोग उसमें होमवर्क भेजिए। ये जो मैं आज करा रही हूँ, आज मतलब जो ये वाला चैप्टर, इसके पहले वाला भी और आज का भी,
ये वाले पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजना है। पुलिस कमिश्नर की नोटिस, आंसर लिखिए। पुलिस कमिश्नर की नोटिस के अनुसार, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और सॉरी एक सेकेंड, पुलिस कमिश्नर की नोटिस के अनुसार कोई सभा, पुलिस कमिश्नर की नोटिस के अनुसार, पुलिस कमिश्नर की नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। पुलिस कमिश्नर की नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। सभा, सभा सिंपल सा सभा, हाँ नहीं नहीं, कोई सभा नहीं हो सकती थी, पूर्ण विराम। कोई सभा नहीं हो सकती थी, पूर्ण विराम। सभा में भाग लेने वाले, सभा में भाग लेने वाले, भाग मतलब समझ रहे हैं ना, भाग मतलब वो भागना वाला नहीं, पार्टिसिपेट करने वाले। ये सभा में भाग लेने वाले अमुक अमुक धारा के, यहाँ पर बेटा सिंपल सा लिखा है अमुक अमुक, मतलब वो नाम नहीं लिखा कि किस धारा के, इसलिए यहाँ पर लिखा है अमुक अमुक, अमुक अमुक धारा के तहत दोषी समझे जाएंगे। अमुक अमुक धारा के तहत दोषी, ऐसा ये वाला शब्द, दोषी समझे जाएंगे। अमुक अमुक धारा के तहत, तहत सिंपल सा, अमुक अमुक धारा के तहत दोषी समझे जाएंगे। हाँ सिंपल सा, तहत दोषी समझे जाएंगे, पूर्ण विराम। दोषी समझे जाएंगे काउंसिल के नोटिस के अनुसार, समझे जाएंगे पूर्ण विराम रहेगा। काउंसिल, काउंसिल लिखा है ना यहाँ पर, ये ऐसा, काउंसिल की नोटिस के अनुसार, काउंसिल की, अनिका कहीं छूटेगा तो बताना बेटा। हाँ, काउंसिल की नोटिस के अनुसार मोनुमेंट के ठीक नीचे, नोटिस के अनुसार मोनुमेंट के ठीक नीचे, मोनुमेंट क्या पता है, किस स्मारक है, उसका नाम है। मोनुमेंट के ठीक नीचे, मोनुमेंट के नीचे, मोनुमेंट ये क्या है, मोनुमेंट, हाँ मोनुमेंट के ठीक नीचे, अच्छा हाँ ठीक है, मोनुमेंट के ठीक नीचे या नीचे, दोनों का मीनिंग है क्या, यस, मोनुमेंट के ठीक नीचे, ठीक नीचे है ना, मोनुमेंट के ठीक नीचे 4 बजकर, मोनुमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर, मोनुमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। 4:24, ऐसा, च में औ की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा, स, 24 पर, 4:24 पर झंडा, 4:24 पर, हाँ झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराया, फहराया सिंपल सा, झंडा फहराया जाएगा तथा, झंडा फहराया जाएगा तथा सभी की उपस्थिति, तथा सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, तथा सभी की उपस्थिति, उपस्थिति कैसे लिखेंगे, उपस्थिति, सभी की उपस्थिति अनिवार्य, अनिवार्य है, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, पूर्ण विराम, तथा सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, पूर्ण विराम। इसमें सर्वसाधारण की,
इसमें अनिका लिख रहे हो बेटा, छूट तो नहीं रहा है? नहीं मैम, नहीं छूटा है अभी तक। ओके, आदित्य आपका? नो मैम। ओके, क्या बेटा? हाँ, फहराया जाएगा तो सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, पूर्ण विराम। इसमें सर्वसाधारण, सर्वसाधारण, ऐसा सर्व साधारण, सिंपल सा, इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति, उपस्थिति यहाँ लिखा हुआ था ना ये, इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति मांगी गई थी, मांगी गई थी, इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति मांगी गई थी। पूर्ण विराम, इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति मांगी गई थी, पूर्ण विराम। यह एक खुला चैलेंज था, यह एक खुला चैलेंज था। चैलेंज कैसे लिखेंगे? चा पर ए की मात्रा, चैलेंज, यह एक खुला चैलेंज था, पूर्ण विराम, यह एक खुला चैलेंज था, पूर्ण विराम। पुलिस कमिश्नर के नोटिस, यह एक खुला चैलेंज था, पूर्ण विराम। पुलिस कमिश्नर के नोटिस, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस के बीच, काउंसिल के नोटिस के बीच यही अंतर था, काउंसिल के नोटिस के बीच यही अंतर था, पूर्ण विराम। ठीक है, बेटा आप लोग वॉल्यूम नहीं लाए हो आज, तो ये सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, इसमें का मैं, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि नया चैप्टर शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को एक दो और बता देती हूँ, होमवर्क में कर लो, ठीक है। फिर अभी लिखाने से क्या मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत गलतियां हो रही, कौन सी बेटा लिखकर भी होता है आपकी गलती हो रही है, और वैसे भी तो बुक सामने रहेगा ना, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस में, क्यों आप इतना परेशान हो, कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सुधार आ जाएगा, राइटिंग भी सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो बता दो कौन से क्वेश्चन। हाँ बेटा, होमवर्क में टिक लगाओ, आदित्य अनिका आप लोग भी, आप लोग नंबर लिख लो। इसमें से ख का दूसरा, ख का दूसरा, चौथा और पांचवा, ख का दूसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये आपके टोटल कितने हो गए? 2 4 5 और दो पहले का, दो पहले का, तो 3 2 5, टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, है ना। ये कर लेना। और इसमें है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ओरल आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था। मतलब वो जब इनका पुलिस वालों का आया ना, तो कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो वो लोग क्या किए थे, पार्कों और बड़े बड़े मैदानों को घेर लिए थे ताकि वहां लोग इकट्ठा ना हो पाए और ऐसा ना कर पाए। आंसर सुन लो, पुलिस नहीं चाहती थी कि कलकत्ता के लोग पार्कों और मैदानों में इकट्ठे होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और भारत की स्वतंत्रता प्रतिज्ञा करें, ठीक है। इस कारण उन्होंने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। एक ये हो गया। फिर है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा, इन लोगों ने क्या किया था कलकत्ता वालों ने, कि सबके घरों पर झंडा फहराया था, जहां भी मतलब हर जगह पर, घरों पर, दुकानों पर, हर जगह झंडा फहराया था। तो उसी के लिए है कि लोग अपने अपने मकानों तथा व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे। तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि वो आजादी, मतलब वो दिखाना चाहते थे कि आजादी मिल गई, नहीं आजादी नहीं मिली थी, वो ये दिखाना चाहते थे कि हमें आजाद कराना है, अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है। इसका आंसर सुन लो, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर यह संकेत देना चाहते थे कि वे भारत को अंग्रेजी शासन से पूरी तरह मुक्त कराना चाहते हैं, ठीक है।
ये आप लोग चैप्टर रीड करोगे समझ में आएगा, नहीं तो कभी भी मैं बता दूंगी, वैसे क्वेश्चन आंसर पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू आपने क्या बताया एग्जाम में कुछ अलग आने वाला है जो कि हम लोग का नहीं हुआ, वही है ना जो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल में 3 चैप्टर ही हो रहा है। ठीक है बेटा, तब कोई बात नहीं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हम लोग मतलब फॉलो करते हैं कि वो टेस्ट के हिसाब से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे तातारा वामेरो। आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, स्कूल में हुआ नहीं तो कोई बात नहीं है, आज यहाँ पर पढ़ो फिर स्कूल के लिए हेल्प मिलेगी। आदित्य एंड अनिका टेक्स्ट बुक निकालो बेटा, और जितना आपका हो चुका 2 क्वेश्चन पहले के और 2 आज के 2 हुए ना, 1 हुआ, कितना हुआ, 1 ही हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अपने ग्रुप में भेजोगे, जो आपका होमवर्क ग्रुप बना है उसमें ये 3 क्वेश्चंस आप लोग सेंड करेंगे, ओके। फिर मैं करेक्ट करके भेजूंगी, थोड़ा 2-4 दिन का टाइम जाएगा, तो उसके लिए आप घबराना नहीं कि मैम ने तो मंगा लिया चेक नहीं किया, वो चेक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये 3 प्रश्न भेजने हैं उसमें, ठीक है। टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें से तातारा वामेरो। ये कहानी कहाँ की है, इस पाठ को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है पता है, इस पाठ का और कोई नहीं है, पाठ में ये बताना है कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो 2 भागों में कैसे डिवाइड हुआ है ना, वो 2 भागों में डिवाइड हुआ है और उसके पीछे एक लोक कथा है वहां की, वो इस पाठ में बताया गया, इसीलिए इस पाठ को इसमें डाला गया है। समझ में आया? बाकी इस पाठ का कोई बहुत ऐसा डिवाइड हुआ है क्या बेटा, डिवाइड हुआ, अच्छा वैसे 2 भागों में बंटा हुआ है, तो वो 2 भागों में बंटने का कारण क्या है, वो एक लोक कथा है वहां की, जो कि आज भी वहां के लोगों को बताई जाती है, वही यहाँ पर लीलाधर मंडलोई ने इस पाठ में लिखा हुआ है। इस पाठ के लेखक है मीराधर मंडलोई। सबसे पहले लेखक परिचय हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों की बुक खुल गई? हाँ मैम। अनिका आपकी? अनिका हाँ, आपने चैप्टर खोल लिया बेटा, लेखक परिचय लीलाधर मंडलोई को निकाल लिया पढ़ने के लिए? हाँ मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 यानी 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए, यानी इनवाइट किए गए, बुलाए गए वहां पर। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। यहाँ पर मूलतः का मतलब मूल रूप से, यानी उनका काम, वो क्या करते हैं, कवि हैं। जैसे वह एक डॉक्टर है लेकिन शाम को बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो मूलतः उनका वर्क क्या है, डॉक्टर है, उनका काम तो वही है ना, पेशा तो है डॉक्टर का, लेकिन वो ये भी करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये मंडलोई जी क्या थे, वो मूल रूप से तो कवि हैं लेकिन वो कहानियां भी लिखते थे। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वे स्रोत हैं जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज आदि और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। मतलब वो जो कवि थे उसी की वजह से उनको लोक कथा, लोकगीत ये सब लिखने का मन हुआ, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज सब लिखने के लिए उनका मन हुआ। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी, ये उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसमें बेटा, देखो लेखक परिचय ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं। आप लोग को एक चीज और भी बताना है कि आपको पता होगा कि एमसीक्यूज आएगा। हाँ,
अभी जो ये इसके पहले 21-22 वाला बैच था उसमें तो टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, तो टर्म 1 40 टर्म 2 मतलब 40 का, लेकिन टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टर्म 2 सब्जेक्टिव था। लेकिन इसके पहले का जो बैच 2021 वाला भी था बेटा, उसमें भी लैंग्वेज में क्या कर दिया था, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, एक ही पेपर हुआ था, मतलब फाइनल एग्जाम एक ही हुआ था, लेकिन उसमें भी 40-40 ऐसा डिवाइड किया था। तो अभी जो अभी तक का लेटेस्ट आपका आया हुआ है अपडेट कि हाँ अभी वैसा ही फॉलो करेंगे 2021 वाला ही, एक बार में एग्जाम होगा 40-40 मार्क्स के होंगे, ठीक है, मतलब एक ही पेपर में दोनों होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग को अभी पढ़ना है, लास्ट में क्या होगा वो देखते हैं, जो भी रहेगा आपको बताया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि एमसीक्यूज में वो कुछ भी पूछ ले आप उसका आंसर कर सको। तो एमसीक्यूज में वो लेखक के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इस पाठ के लेखक ये हैं, मतलब जैसे दे दिया, पूछ सकते हैं फिर आगे और अंदर कुछ नहीं अंदर का नहीं, इतना अंदर में नहीं जाते, लेकिन बेटा एग्जामिनर के दिमाग का बोर्ड के क्या पता कि वो लिख लें कि इसकी रचना, इस कहानी की रचना किसने की थी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बाकी तो और एक चीज और आपका आता है कि ये जो है इसमें पठित गद्यांश भी आता है, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, पता है स्कूल में बताया गया, जो चैप्टर आप रीड कर रहे हो उसमें हमेशा नहीं आता, 2 साल से पहले आता था, तो बोर्ड में 2 साल से बीच में, अभी 2 साल से आ रहा है, उसके पहले 1-2 साल इन लोगों ने कैंसिल किया था, पहले आता था बीच में 1-2 साल कैंसिल किया, सीबीएसई तो यही करता है ना, आगे निकालेगा फिर डालेगा, निकालेगा डालेगा, तो उस तरह से उन लोगों ने 1-2 साल के लिए निकाला, फिर अभी आ गया है 2 साल से। तो उसमें क्या रहता है, जो आपका पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन कहा जाता है ना कि उपर्युक्त गद्यांश को या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन फिर भी जो वो गद्य है यानी जो टॉपिक दिया गया है, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन जो दिया है आंसर उसके अंदर लिखा ही हो, वो पूरे चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता होना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं बाद में बोल सकते अपने स्कूल में या कहीं भी कि ये इस पैसेज में तो इसका आंसर है ही नहीं। कभी कभी बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि पैसेज में तो इसका आंसर है नहीं, तो चैप्टर में है तो भी आपका पठित गद्यांश में ऐसा आता है, ठीक है, पद्यांश हो या गद्यांश, यानी कब काव्य या पद्य गद्य दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान से देखिए, मेन बुक में आते हैं, पाठ प्रवेश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। यहाँ पर तातारा वामीरो कथा क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये एक युगल थे, उन्हीं के नाम मतलब उन्हीं की स्टोरी इस पाठ में बताई गई है। एक लड़का और एक लड़की थे, उन्हीं की कहानी इस पाठ में है। अब पाठ में लड़का लड़की की कहानी है, लेकिन उसको बताने के पीछे क्या है कि अंडमान निकोबार के 2 पार्ट कैसे हुए, वो इनके कारण हुआ, यही रीजन है, तभी ये टॉपिक मतलब ये शीर्षक रखा गया। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 96 को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, आप थोड़ा सा आपको हिंदी पर भी ध्यान दो, क्या बोलेंगे, 90 को क्या बोलते हैं, 90, तो 6 को क्या बोलेंगे, 99 भी पता है, ये नहीं पता। अच्छा 96 को 96 बोलेंगे, 96, ठीक है, 96, 90, 6, 96, ठीक है। अंडमान से 96 यानी 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। निकोबारियों का क्या विश्वास है कि पहले के समय में प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे।
इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। इनके विभक्त मतलब अलग होने की एक लोक कथा है जो कि आज भी वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को यानी बताई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबार के लोग उस तातारा को बहुत प्यार करते थे। प्यार करने का, लोग किसको प्यार करते हैं बेटा? प्यार क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? स्वभाव से ना, स्वभाव से ही प्यार करेंगे। आपका हेल्पिंग नेचर है, आप लोगों से अच्छे से बिहेव करते हो, तो उसे कोई भी आपको प्यार करे। प्यार मतलब कि हर इंसान उसको चाहता था, लाइक करता था, पसंद करता था। तो यहाँ पर क्या था कि सब लोग उसको पसंद करते थे, बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर मतलब रेडी रहता, तैयार रहता था। हाँ, रेडी रहता था, तत्पर तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गांव वालों की ही, द्वीप में जितने, मतलब एक ही गांव तो था नहीं, उस द्वीप में और भी गांव थे। तो जो भी गांव थे, जो भी उसको बुलाता था, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करता था। द्वीप समूह क्या हो? द्वीप समूह, हाँ, ऊपर क्या मीनिंग है? द्वीप समूह वो आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लिटिल अंडमान, अंडमान निकोबार नहीं सुना आपने? एसएसटी में पढ़ा होगा ना? हाँ, तो वही ना, अंडमान निकोबार, वही उसी को बोला गया, वही है द्वीप समूह। हाँ ठीक है, अंडमान निकोबार वही है, उसी को यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया। मतलब वो पहले इकट्ठा था ना, इसीलिए उसे वो द्वीप समूह कहा गया था। अभी वो डिवाइड हो गया है, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। ठीक है, ये था उसका मतलब। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी इसकी वजह से ही वो बहुत ज्यादा फेमस था। लोग उसको दूर दूर तक जानते थे। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता है। स्मरण मतलब याद करते थे, तो वो वहां भागा भागा पहुंच जाता था। दूसरे गांव से भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। गांव के दूसरे गांव के लोग भी उसको बुलाते थे। किसी प्रोग्राम में कुछ होता था त्योहार, तो उसको बुलाते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे उसके करीब रहना चाहते थे। मतलब वो इतना प्रेमी, आत्मीय स्वभाव मतलब प्रेमी है ना, वो लोगों से अच्छे से प्यार से रहता था, इसलिए भी लोग उसको पसंद करते थे, बुलाते थे, उसके पास रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ, पारंपरिक पोशाक मतलब पहनावा होता है। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल वहां का जो पहनावा था के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। अभी क्या करता था, जो वहां का उसका पारंपरिक पहनावा था, पोशाक था, वो तो पहनता ही था, उसके साथ वो अपने कमर में हमेशा क्या बांधे रहता था? लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का क्या मानना था कि वो तलवार तो लकड़ी की थी, लेकिन उसमें क्या थी? अद्भुत दैवीय शक्ति थी। क्यों मानते थे लोग ऐसा? क्योंकि तातारा अपने कठिन से कठिन काम को बहुत आसानी से कर लेता था, तो लोगों को लगता था कि ये तलवार इसके पास है, इसी से ये हर काम अपना इसलिए आसानी से कर लेता है। दैवी मतलब देवी का उसमें प्रभाव है, देवी की शक्ति, दैवी शक्ति मतलब देवी की शक्ति। और वो तलवार को किसी के सामने उपयोग में भी नहीं लाता था, कि उसका प्रयोग किसी के सामने नहीं करता था, लेकिन बहुत कठिन से कठिन काम वो आसानी से कर लेता था। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, वो हमेशा उसको अपनी कमर में ही लटकाए रहता था, बांधे रहता था, कभी भी अपने से अलग नहीं करता था।
उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन लोग उसके लिए क्या मानते थे कि जो इतना ज्यादा चर्चित था, यानी फेमस था, बहुत कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लेता था, तो लोगों की ये मान्यता हो गई थी कि इसकी तलवार में कुछ तो शक्ति है जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे काम कर लेता है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी डिफरेंट टाइप की, अलग तरह का वो रहस्य थी। यहां तक समझ में आ गया? समझा बेटा? यहां तक आप लोगों को आदित्य यानिका आपको समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक तातारा के बारे में बताया गया कि तातारा कौन था और वो उसको लोग क्यों पसंद करते थे, कौन वो अपने पास कैसे कपड़े पहनता था, क्या रखता था अपने पास, लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, ये सारा यहाँ तक पता चला। अब इसके आगे क्या होता है कि तातारा जो कि इतना इस तरह का था, अभी वो एक दिन बहुत परिश्रम करने के बाद, अब आदमी कहाँ जाता है शांति के लिए? जहाँ बहुत शांत जगह हो ना, मन की शांति के लिए आदमी कहाँ ढूंढता है, कहाँ जाने का? हाँ, नदी का किनारा, हाँ, ऐसा एकांत जगह, सिंपल सा एकांत जगह जहाँ पर ज्यादा शोरगुल ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो वो क्या करता, आगे देखिए। एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, मतलब अथक मतलब बहुत कठिन परिश्रम के बाद, समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। अब शाम का टाइम, अगर आप समुद्र के और नदी के किनारे जाइए और सनसेट का टाइम होता है तो क्या रहता है, अच्छा लगता है ना वो दृश्य वहां का। और उस समय भी वहां पे हवा चल रही हो तो हवा कैसी लगती है, ठंडी ठंडी, वो समुद्र के दूसरी तरफ से आती है तो और भी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो वही है यहाँ पर कि क्षितिज तले डूबने, यानी सूरज डूबने को था। समुद्र में से ठंडी बयारें, बयारें मतलब हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनय शनय क्षीण होने को थी। क्षीण होने मतलब समाप्त होने को, खत्म होने को थी। अब यहाँ पर है पक्षियों की चहचहाहटें। शाम के टाइम इसका क्यों बताया गया बेटा? अभी आप लोग जहां पर अगर कहीं गांव के जगह पर या ऐसे जंगल या ऐसी कहीं शांति की जगह पर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि शाम का टाइम होता है और सुबह का टाइम तो चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। कहीं गए हो, देखे हो आप लोग? तो क्या अभी तो यहाँ पर नहीं दिखता बेटा, यहाँ पर तो इतनी बिल्डिंग इतना ये सब है, लेकिन जब कहीं ऐसी खुली जगह में जाओ, जैसा गांव की जगह पर जाओ, तो पेड़ पर सुबह के टाइम से चिड़िया ची 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 करती है और फिर वो कहीं तो उड़ के चली जाती है अपना दिन भर चारा, अपना जो भी चुगना खाना पीना करके, और शाम के टाइम फिर ची 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 करते हुए सब अपने घोंसले में आती है। तो ये बहुत अच्छा लगता था। अभी तो पता नहीं, दिखता ही नहीं, कहीं होगा कहीं तो पता नहीं, पहले के समय में तो दिखने काफी दिखता है। तो इस तरह से वो चहचहाटे शनय शनय क्षीण होने की थी, मतलब वो शाम के टाइम अपने घर की तरफ वापस आ रही थी और वो शांत होने वाली थी। उनका मन, उसका मन शांत था। किसका? तातारा का मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचार मग्न मतलब तातारा कुछ सोच रहा था। हाँ, समुद्री बालू पर बैठकर, अब समुद्र के किनारे क्या बालू ही होती है ना, नदी और समुद्र के किनारे तो बालू होती है, रेत होती है। तो वहां पर बैठकर सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी, अब जब सनसेट का टाइम होता है तो सूर्य का रंग कलर कैसा हो जाता है, सन का कलर कैसा, रंग बिरंगा हो जाता है ना। तो उसी के लिए कहा गया कि रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। और वो समुद्र में देखो तो कितना अच्छा दृश्य उस समय का, बहुत शांति मिलती है, सुकून जिसको बोल सकते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसको देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। वो वहां पर शांत बैठा हुआ था, ये सारा चीज हवा आ रही थी, शांति बैठा सोच विचार में पड़ा था, और इतने में उसके कानों में क्या सुनाई देती, गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसा गाना, अभी क्या होता है कि हवा चलती है और उस साइड में कहीं गाना बज रहा है तो वो क्या, ऐसा लगता है कि हवा के साथ बहकर अपने कान में भी आती, दूर कहीं भी बजता है तो लगता है हवा के साथ मेरे कान में आ रहा है। तो उसी तरह से गूंजता हुआ इसके कानों में सुनाई दिया। हाँ, गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो।
बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। लहरों की भी आवाज होती है क्या? लहरों की संगीत होती, उसके लिए बोलते हैं ना कदी नदियां कल कल बहती हैं, ऐसा छोटी क्लासेस में कविताएं पढ़ाई जाती थी ना कि नदियां कल 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 कल, वो आवाज ऐसी नहीं निकालती, लेकिन उसकी जो आवाज है उसके लिए ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसी आवाज निकलती। तो समुद्र की भी लहर होती है, उसकी भी आवाज निकलती है, जहां बहुत स्पीड में मतलब फ्लो रहता, हाँ, तो वहां पर आवाज अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पर क्या था कि बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। गायन कितना कैसा था? वो प्रभावी यानी बहुत असरदार था, और ततारा अपनी गायन जो गाना गा रहा है। यस, गायन मतलब जो वो गाना गा रही थी, वो गाना हाँ, इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। सुध-बुध खोना क्या है? मुहावरा है। हाँ। मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया बेटा कि आपके जो मुहावरे आएंगे वो ज्यादातर बुक से आएंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे। बाहर के भी मुहावरे होंगे, लेकिन ज्यादा मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम में आएंगे, ठीक है? तो सुध-बुध खोना मतलब होश खोना। हाँ, अपने वश में ना होना। सुध-बुध खोना मतलब अपने वश में ना होना। होश खोना भी आप बोल सकते हो बेटा, करेक्ट है वो भी, लेकिन होश मतलब ऐसा वो बेहोश वाला नहीं, जो कि अपने वश में ना हो, जिसका दिमाग कहीं और चलने लगे, तो इस तरह से उसने सुध-बुध अपनी खो दी। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, मतलब लहर जो बह रही थी उसी के एक तेज झोंके ने उसकी तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या है? ध्यान। तंद्रा भंग की मतलब उसका ध्यान हटा दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हुआ। जब वो थोड़ा सा चैतन्य हुआ, गाना सुन रहा, होश में आना जैसा, हाँ, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते, डिस्ट्रैक्ट तो वो, हाँ, ये भी हो सकता है। चैतन्य का मतलब वो होश में आना, चैतन्य होने का मतलब होश में आना। अभी तक क्या था? वो सुध बुध खोए हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो होश में आया, यानी उसको समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से गाना आ रहा है, तो उस गाने की तरफ वो बढ़ने लगा, ठीक है? तंद्रा का मतलब होता है कि ध्यान हटना, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट होना यहाँ पर आएगा, तंद्रा भंग होना मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, हाँ, ध्यान भंग होना ये है। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। अभी वो उस तरफ जाने लगा जहां से गीत की आवाज आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। बेसुध मतलब वो अपने सुध में नहीं थी, मतलब उसकी सुंदरता को देखकर यहाँ पर क्या है? शाम के सौंदर्य में बेसुध। अब शाम का समय दृश्य तो आकर्षक रहता ही है उस समय का, और वो अपने गाने में बिल्कुल मस्त थी, उसको होश भी नहीं था, और वो गा रही थी इधर, हाँ, आकाश के रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और गाना कैसा था? श्रृंगार गीत था। आप लोगों ने बेटा हिंदी ए में रस पढ़ाया जाता है, रस जो है वो 11 होते हैं, वैसे 9 पढ़ाया जाता है, जैसे वात्सल्य रस, विभत्स रस, भयानक रस, ये सारे होते हैं। तो उसी में से है श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी 2 है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का मतलब है कि एक तरह से वो गाने जो टीनेजर्स को पसंद आते हैं ना, युवा लोगों को जो पसंद आते हैं, उस गाने को श्रृंगार गीत बोलते हैं, ठीक है? तो ये उस तरह का गीत गा रही थी। यहाँ तक सबको क्लियर? अनिका, आदित्य, हाँ मैम। आप लोग को आगे देखिए। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है, और वो अपने गाने में मस्त थी, उसको ये भी नहीं समझ आया कि कोई इंसान उसको देख रहा है। निःशब्द मतलब बिना बोले देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। अब वो समुद्र के किनारे तो गा ही रही थी, और अचानक से क्या, जब समुद्र की लहर उठी और उसके अभी आपके ऊपर अचानक से, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई पानी का छींटा मारेगा तो क्या हो जाएगा? आप बिल्कुल चौंक जाओगे ना, और आप कुछ बोल रहे हो तो बोलना बंद हो जाएगा, कुछ पढ़ रहे हो तो वहां से ध्यान हट जाएगा कि क्या पढ़ रहे थे। तो उसी तरह से उसके ऊपर समुद्र की एक लहर उठी, और उसके ऊपर जब छींटा पड़ा तो उसका क्या हो गया? एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, और वो ऐसा हड़बड़ा गई और गाना भूल गई।
इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती। अभी क्या ऐसा जब होता है और उसके बाद नॉर्मल होने के लिए इंसान को लगता है ना, अच्छा कहाँ से पानी आया, क्या हुआ, क्या मेरे ऊपर आया, उस सब चीज से वो सामान्य हो पाती। उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। मतलब वो नॉर्मल हो पाती उसके पहले ही उसके कानों में एक आवाज गई, आकर्षक आवाज उसको सुनाई दी। अब आवाज क्या थी? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? किसने बोला? ये तातारा ने बोला कि इतना मधुर गाना, इतना अच्छा गाना तुमने अधूरा क्यों छोड़ दिया? उसने विनम्रता पूर्वक कहा। विनम्रता पूर्वक मतलब समझ रहे हैं? आराम से, है ना? ऐसा नहीं तूने क्यों छोड़ दिया, ये सारा नहीं, विनम्र होकर के आपने जैसा रिक्वेस्ट टाइप का करके उस तरह से कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित होना मतलब हैरान रह गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। उसके अंदर भी ऐसा लगा कि कुछ मतलब अलग तरह का फीलिंग उसको हुआ, किंतु अपने को संयत कर, लेकिन फिर भी उसने अपने को वश में करके, कंट्रोल में करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अभी उसको क्या लगा? अच्छा तो उसको भी लगा बात करना, लेकिन उसने अपने को कंट्रोल में करके बेरुखी से, यानी ऐसा रूडली उसने आंसर दिया, जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। उसने क्या कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से घूरने और इस तरह के प्रश्न करने का कारण बताओ। अपने गांव के अलावा किसी और फिर क्या बोलती है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, या तुम भी जानते हो। उसने क्या बोला? कौन बोला? वामीरो। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है अभी तक, युवती युवती करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका नाम उसने नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर देखो कहीं तो लिखा होगा ना युवक युवती करके, लिखा है क्या? लिखा होगा बेटा यहाँ पर, हाँ ऊपर ही फर्स्ट लाइन में ही देखो, नजर एक युवती पर पड़ी। तो इस तरह से वो बोलती है। अब इन लोगों के गांव का क्या रूल था, नियम क्या था? तातारा पासा गांव का था, वामीरो लपाती गांव की थी। इन लोगों के गांव का नियम था कि अपने ही गांव के लड़के या लड़की से बात कर सकते हैं, उन्हीं के साथ शादी या वैवाहिक संबंध हो सकता है। दूसरी गांव के मतलब एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की, या एक गांव की लड़की दूसरे गांव की लड़का, मतलब ऐसा एक दूसरे से नहीं कर सकते थे। अपने ही गांव से रिलेशंस बन सकते थे, रिश्ता इन लोगों का हो सकता था। तो इस सब चीज के लिए उन्होंने बोला कि क्या तुमको ये पता नहीं है कि मैं दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य नहीं, या तुम भी जानते हो। ऐसा वामीरो ने तातारा को बोला। तातारा मानो सुधूत खोए हुआ था, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ वामीरो को देख रहा है और बार बार उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम अपना गाना पूरा करो, अपना गाना सुनाओ। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ मतलब गला, कंठ मतलब गला होता है। लोग बोलते हैं ना तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, मतलब तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, तो उसका यहाँ पर वही कंठ बोला गया है, कंठ पाया है। और फिर वामीरो क्या बोलती है? यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन बोलती है? वामीरो बोलती है कि तुम सच बताओ कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें लपाती गांव में कभी नहीं देखा। तातारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित का मतलब जानते हो? किसी के वश में होना, है ना? किसी के वश में होना मतलब सम्मोहित होना, हिप्नोटाइज। उसमें लपाती गांव से वामीरो है। हाँ, और तातारा जो है पासा गांव का। बेटा ये इस पेज में लिखा है, नीचे लिखा होगा, हाँ लिखा है इधर नीचे, लेकिन आप याद रखना, लिखा जो भी है आप याद रखना। तातारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। मतलब वो ऐसा वो सोचे जा रहा था, वो अपने वश में नहीं था वो, और उसकी बात को भी वो नहीं सुना। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना, यानी गाना पूरा करो। विनय मतलब विनम्रता की भाव से, नम्र होकर। अभी टाइम है ना बेटा? हम 5 मिनट। ठीक है।
और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है गाओ ना। युवती झुझला उठी। अब उसको क्यों गुस्सा आ रही थी कि वो बार बार एक ही बात की रट लगा रखा है, गाओ ना, गाना पूरा करो ना, गाओ ना, पूरा करो ना। और वो बोल रही कि तुमको पता है, गांव का नियम भी पता है और दूसरे गांव के लोगों को जवाब देने के लिए मैं बात ही नहीं हूँ। तो इसलिए वो झुझला उठी, यानी थोड़ा सा, हाँ, जब इरिटेट होना होता है ना उसी को, हाँ, झुझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, एक ही बार बार एक ही बात को रट रहे। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। इतना बोलकर वह जाने के लिए मुड़ती है। तातारा को मानो कुछ होश आया। अभी तक तातारा वही रट्टा लगा कर रखा था, गाओ ना, गाओ ना। अब उसको लगा कि अरे अब तो अमीरो जा रही है, तो उसको कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मतलब वो अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा कि मुझे, मतलब मैंने गलत काम किया है, और फिर उससे उसका नाम पूछेगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसने विवशता, मतलब वो विवश था, बार बार पूछ रहा था क्योंकि वो वामीरो को कहीं ना कहीं से मन से पसंद करने लगा था, और वो उसको बार बार पूछ रहा था कि गाना सुनाओ, और बाद में उसने आग्रह किया, यानी निवेदन किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ छोड़ा ना। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने व्यवस्था में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। युवती मतलब वामीरो के चेहरे पर केंद्रित थी, मतलब टिकी हुई थी। वो उसको ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। मतलब वो विनय भाव से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रूडली, ऐसा कुछ नहीं, वो विनय भाव से, विनम्रता की भाव से उसके चेहरे को देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ मैम। अनिका आपको? चेतना मतलब होश। होश, यस। अब जब उसने ऐसा पूछा, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, तब उसने क्या बोला? अपना नाम बताया, वामीरो। एक बार में नहीं, वामीरो जैसा करके एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची, और तातारा को वो आवाज उसकी रस घोलती यानी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? अब उसके बाद जब उसने अपना नाम बता दिया, तो अब बोलता है, कल भी आओगी ना यहाँ? तातारा ने याचना भरे स्वर में कहा। मतलब वो याचना मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे उसने रिक्वेस्ट किया कि कल फिर आओगी ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने मना किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये चीज संभव नहीं है, इसलिए उसने मना किया। वामीरो ने अनमनस्कता पूर्वक कहा। अनमनस्कता मतलब जिसका मन कहीं और हो, जिसका मन स्थिर ना हो, अपने वश में ना हो, तो उस तरह से उसने कहा, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तातारा के वाक्य गूंज रहे थे। वो लपाती की तरफ यानी अपने गांव की तरफ भागी, और उस तातारा की आवाज पीछे से गूंज रहे थे। अब वामीरो ने उसका नाम कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी तातारा पीछे से अपना नाम बताएगा। देखिए, वामीरो, मेरा नाम तातारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। बाट जोहना भी बेटा मुहावरा है। बाट जोहना मतलब रास्ता देखना, इंतजार करना। तो उसने क्या बोला कि मेरा नाम तातारा है, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो रुकी नहीं, वो भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उसको पता था कि हमारे गांव का नियम ऐसा है और इसका कोई फायदा नहीं, और शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए वो भागती चली गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अभी क्या, वहां से तो वो भागी, लेकिन घर जाकर उसको अजीब अलग सा महसूस हुआ। उसके भीतर तातारा की से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब वहां गई और वो क्या,
तातारा को भुलाना चाहती थी। यहाँ पर क्या लिखा है, उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब वो चाहती तो थी लेकिन वो असंभव था, झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसको क्या लगा कि ये चीज तो नहीं हो सकता, तो अपने मन को वो कहीं और लगाने के लिए कुछ और सोचने लगी। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। याचना भरा मतलब ऐसा प्रार्थना करता हुआ, रिक्वेस्ट करता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, जैसा कि उसने देखा था। आंखों में तैर जाना भी मुहावरा है, आंखों के सामने आ जाना, है ना। आंखों में तैर जाना मतलब वो चीज बार बार आंखों के सामने आ जाना। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। अब कैसे कहानियां सुनेंगी बताओ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना फेमस था उसके बारे में। अब किसी के बारे में मान लो कोई है कि हाँ वो इस नाम का इंसान है, वो ऐसा ऐसा हेल्प करता है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, मतलब लोगों से सुन रखा है लेकिन देखा कभी नहीं था। आज उन्होंने तातारा को देख भी लिया। यहाँ पर देखिए तातारा, उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। उसको क्या था, जब जिसके बारे में सुनो तो उसके बारे में आप ऐसा सोच ही सकते हो ना, कल्पना ही कर सकते हो। लेकिन आज उसने देखा, किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। बेटा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि तातारा का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें आपको सब लिखना रहेगा कि तातारा नेक था, मददगार था, मतलब ये सब के साथ साथ बलिष्ठ था, सुंदर था, ये सारा शांत, बेहद, मतलब ये सारा कुछ उसमें लिखना रहेगा। हाँ, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व तो कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। आपको पता है लाइफ में कितने स्टेज होते हैं, मैंने शायद पहले बताया है, क्या नहीं बताया। मानव मनुष्य की जिंदगी में कितने स्टेज आते हैं, कितनी अवस्थाएं आती हैं, बस इतना ही। बच्चा से और 4 बेटा 6 होते हैं। एक शैशवावस्था, शैशवावस्था जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था जो 12 तक होते हैं, 12-13 तक, फिर आपका किशोरावस्था, हिंदी में मैं बता रही, जो आपका टीनेजर जो होते हैं, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, है ना, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो ये एक एज के बाद, मतलब ये तो एक जरूरी चीज मानो या कुछ भी मानो, अपने इंडिया का कल्चर है, ये भारतीय सभ्यता में है कि शादी तो होती है। तो एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं से कल्पना लोग करते हैं, मतलब कल्पना मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ये लड़का अच्छा है, ऐसा रहेगा तो सही रहेगा, मतलब ऐसा। तो वो उसकी कल्पना में यहाँ क्या लिखा है कि उसका एक मिनट, हाँ, उसका व्यक्तित्व तो कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। यानी वामीरो जैसा अपने जीवन साथी के बारे में कल्पना करती थी, इसका व्यक्तित्व यानी तातारा का व्यक्तित्व तो बिल्कुल वैसा ही था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब उसके मन के हिसाब से जैसा वो सोचती थी वैसा तो था, लेकिन वो उनके परंपरा के विरुद्ध था, उनके गांव के नियम के विरुद्ध था, जो कि संभव नहीं था। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब हितकर समझा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो उसको भूल जाना ही अच्छा है, ऐसा वो उसने सोचा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। उसने भूलना तो चाहा लेकिन वो असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। वो बार बार भूलना चाहती थी, लेकिन तातारा का जो फेस था वो उसकी आंखों में बार बार, यादों में उसकी बार बार आ जाता था। निर्निमेष मतलब सेम क्वेश्चन। निर्निमेष मतलब बेटा बिना पलक झपकाए एक टक देखना जो होता है ना, मतलब उसको निर्निमेष बोलते हैं। किसी को जब हम एक टक लगातार ऐसा देखते हैं ना, तो उसको निर्निमेष बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब अपना टाइम भी हो गया है, आप लोग होमवर्क कर। मतलब सही समझा क्या बेटा? क्या श्रेयस्कर मतलब, हाँ, श्रेयस्कर मतलब उचित समझा। हाँ, ठीक है। ये आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है करके आप दोनों लोग सेंड करोगे बेटा, पुराना दोनों क्वेश्चन और आज का एक, और
होमवर्क। मैम मेरे पास यूटी की वॉल्यूम नहीं है। तो लास्ट लेक्चर ठीक है, तो फिर आज मैंने जो कराया और पिछले लेक्चर में जो कराया आप उतना ही भेजो। अनिका आप भी ग्रुप में भेजोगे और नेक्स्ट लेक्चर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का जैसा होगा करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय, मिलते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर। ओके मैम। ओके बेटा, वेलकम बेटा, बाय बाय।